अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? चलें जल्दी से समाज एसोसिएट्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चलें। देखें, अब आपके पास जो है वो समाज एसोसिएट्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि जिस पे अभी हमने जो है वो डिस्कशन करना है। अगेन हमने कहा कि भाई वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि जिस तरह से हम यूजुअली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ फॉर टेक्स्ट पीरियड अगस्त 2016। देखिए, ये जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, इनको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो रिपीट होती है। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Supplies Samaj Associate is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacturing, trading, and export of electronic, chemical, and other consumer goods. Following information has been extracted from SA's records for the month of August 2016. ठीक है, अब सप्लाईज को जरा हम जो है वो यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं। टू रजिस्टर्ड पर्सन, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर। जी, क्या करेंगे हम इस केस में? चलें पहले एक काम करते हैं कि पहले रजिस्टर्ड पर्सन को लिख देते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन के पास कितनी है? 2.5 मिलियन। अनरजिस्टर्ड के पास कितनी है? 870। और टू एक्सपोर्टर्स। ये क्या होगा? ये आपका जीरो रेटेड होगा या नॉर्मल होगा? अच्छा, अब देखें, अब ये हम जरा सी जो है वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम देख लेते हैं कि जीरो रेटेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं।
ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे है कि जो गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ शेड्यूल, ना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ना जो है वो मेरा गुड जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल को देख लेते हैं, या फिर कन्वेंस के अंदर बाहर जा रहा हूँ, या सच अदर गुड एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, और ये एक्सेप्शन इसके अंदर दी हुई है कि आर एक्सपोर्टेड विद इंटेंशन ऑफ री इम्पोर्ट, एंटर किया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया, या फिर किसी ऐसी कंट्री को किया कि जो जीरो रेटेड कंट्री के अंदर फॉल नहीं करती, या फिर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, supplies of raw material components and goods for further manufacture of goods in the EPG, ये भी नहीं है। goods exempted if exported by a manufacturer, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं है इस केस के अंदर। तो हमने कहा कि भाई ये क्या होंगे, ये आपके पास, ठीक है, जीरो रेटेड। समझ आ रहा है, जीरो रेटेड कहीं नजर आया हमें? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा है कहीं नजर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास नॉर्मल सप्लाई होगी। अच्छा, फिर raw materials for from registered persons, finished goods from unregistered persons, unregistered person ने जब बेचा होगा तो फिर आपको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, हमने कहा भाई ये भी आपके पास जो है वो एक नॉर्मल जो है वो सप्लाई की तरह है। लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मशीनरी है लेकिन अनरजिस्टर्ड से लिए तो इसका मतलब सेल्स टैक्स नहीं आ रहा होगा। इंपोर्ट क्या है, फिनिश गुड्स, ठीक है, इस पे भी सेल्स टैक्स आ रहा होगा। तो जरा इसकी भी प्लॉटिंग जल्दी जल्दी कर देते हैं हम। ठीक है, हमने कहा भाई इसके पास जो रजिस्टर्ड पर्सन है, कितनी अमाउंट थी, 930 इंटू 17, इसी तरह से जो अनरजिस्टर्ड है 725, कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से आपके पास पैकिंग मटेरियल, ठीक है, कितना है, 510 इंटू 17। इसी तरह से आपके पास इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन आपने किससे किया है, अनरजिस्टर्ड से। ठीक है, तो हमने कहा भाई अनरजिस्टर्ड अगर हो तो वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता। फिर इंपोर्ट है किस चीज का, फिनिश गुड्स का, ठीक है, कितना है वो, 472,000 इंटू 17%, सब साथ हैं, साथ है ना? अच्छा जी, जबरदस्त। अब आ जाए जरा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। Packing material from the registered persons includes material worth rupees 150,000 which was used for packing electric motors. On 31st August 2016, these motors were still part of SA's unsold stock. क्या करें भाई ये? क्यों 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 कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी? अच्छा, शर्जील कह रहे हैं सर ये बाउंसर जा रहा है। अच्छा शर्जील, मुझे लग रहा है कि इससे पहले के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नई डिस्कस हो रही हो जो पुराने क्वेश्चन में ना की हो हमने। तो पुरानी क्लासेस में आप थे या नहीं थे, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपने उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की या नहीं की, ये दूसरा सवाल है। तो क्या कंफ्यूजन है शर्जील, आपको, आप बताएं, कंफ्यूजन क्या है आपको? क्योंकि देखें बाकी सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन सिर्फ आप ही को ही है। तो आप जल्दी जल्दी बताएं क्या कंफ्यूजन है तो फिर। इंटरनल एक्सटर्नल वाला पॉइंट कौन सा? चलें शर्जील, आपसे फिर अलग से बात होती है, क्योंकि पूरी क्लास अगर आप रोक के बैठ जाएंगे जल्दी लिया तो फिर क्वेश्चन लिखें। अच्छा देखें, पैकिंग मटेरियल्स फ्रॉम रजिस्टर, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, फिर पार्टिसिपेट करें। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ रुपीज 150,000 which was used for packing electric motors on 31st August 2016. These motors were still part of SA's unsold stock.
ठीक है। तो ये जो आपने जिसने रिस्पॉन्स दिया यार, ये प्लीज आप फिर से लिखें, क्योंकि ये मैं शर्जील के चक्कर में रुक गया था बीच में। फिर से लिख दें जो आंसर आपने लिखे थे, ये फिर से जरा लिखे, मैंने देखे नहीं थे उस वक्त। स्टॉक इन ट्रेड है तो नो एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पे इनपुट टैक्स रिवर्स करते हैं। पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है इसलिए क्लेम होगा इनपुट टैक्स। अगर अनसोल्ड, ठीक है आजम, वेरी गुड यार, अच्छा जवाब है आपका। और ठीक है, देखें पॉइंट ये है कि आप जब कहते हैं ना कि इनपुट टैक्स किस लिए मिलता है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड, ठीक है, इन दो चीजों के लिए आपको जो है वो इनपुट मिलता है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि भाई मेड की बात करें तो ठीक है, और टू बी मेड के अंदर क्या है, ये टू बी मेड है कि अनसोल्ड स्टॉक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्सेबल सप्लाई इस बेसिस पे नहीं मिलता कि आपने फैक्ट्री सप्लाईज की हो। ठीक है, टू बी मेड अगर है तब भी मिलेगा। ये अनसोल्ड स्टॉक का करेंगे क्या आप इसे बेचेंगे बाद में, तो ये टू बी मेड में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। उसका रैशनल क्या है, इसका रैशनल ये है कि ये लाइन कि टैक्सेबल सप्लाई इज मेड और टू बी मेड, ठीक है, इनपुट टैक्स इज अलाउड अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई। तो ये इसका आंसर है बेसिकली। सब मेरे साथ हैं? शर्जील क्लियर है अब आपको? सैयद मोहम्मद बिन गौहर साहब क्लियर है अब आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें, परफेक्ट है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस pertaining to August 2016 are not included in the above table। ये है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया हुआ। सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 70,000, 45,000 एंड 68,000 was paid in cash on electricity, gas and telephone bills respectively। जी क्या करें इसमें? भाई ये तो कैश में पे किया है फिर। ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है, वेरी गुड। ठीक है, हमने कहा भाई ये आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसको इंक्लूड कर लेंगे, यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज आपके पास 70, 45 प्लस 68। ठीक है, अब मुझे बताएं इस पे 17% लगेगा? नहीं, ये ऑलरेडी सेल्स टैक्स ही है। ठीक है, ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स वायर्स वर्थ रुपीज 250,000 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लोकल मशीनरी, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लोकल मशीनरी परचेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है, फिर पढ़े हैं, ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर्स वर्थ रुपीज 250,000 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लोकल मशीनरी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मशीनरी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज की थी भाई, लेकिन ये तो रजिस्टर्ड पर्सन से किया है, तो इस पे तो आपको मिलना चाहिए। इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड उस्मान जरूर, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा फिर 3 cartons of imported shampoo falling under third schedule were supplied to unregistered distributors at a price of rupees 110,000 per carton। The distributor normally supplies such shampoo to retailer at a retail price of rupees 135,000 per carton। इसका मतलब क्या हो गया कि थ्री आपके पास आपने जो सप्लाई की है शैम्पू की, इस प्राइस पे हो जाएगी 135,000
थाउजेंड इंटू 3 इंटू 17%। ठीक है। 5 electric kettles worth rupees 75,000 were purchased for use in the offices of a factory manager and the first line supervisors of the production manager। क्या करें? हमने कहा भाई आपने इलेक्ट्रिक कैटल जो परचेज की है 75,000 की, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ भी नहीं आएगा? क्योंकि आपने इसे एग्जाम्प्ट नहीं कहूंगा मैं इसे, ठीक है, मैं इस इनपुट टैक्स डिस अलाउड कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा भाई ये तो आपने जो है वो पर्सनल यूज के अंदर स्पेंड किया है इसे। On 5th August 2016, SE received advance of rupees 600,000 against supply of electric shavers to Bari Electronics. SE agreed to deliver the goods in September 2016। ठीक है, तो हमने कहा भाई बारी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो ये सप्लाई तो है, और अगर पहले एडवांस आ जाए या पहले गुड्स आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सप्लाई आपकी होगी। ठीक है जी। On 25th August 2016, SE issued a discount coupons worth rupees 450,000 to its customers for participating in Grand Annual Sales Exhibition to be held in December 2016। बताइए क्या करें इसमें? तो विच एवर इज हायर बहिष्ता, विच एवर इज हायर की बेसिस के ऊपर आप लेते हैं ना। डिस्काउंट का क्या करें? डिस्काउंट कूपन्स का क्या करें? भाई पहले तो ये देखना जरूरी है क्या ये सप्लाई है। सिर्फ मैं आपको कूपन दे दूं, वो आप एक्सरसाइज करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? कूपन देना सप्लाई थोड़ी है, कूपन को एक्सरसाइज करना, उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोडक्ट लें तो वो सप्लाई है। तो हमने कहा भाई डिस्काउंट कूपन के इसके अंदर आपके पास ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो सेल्स टैक्स चार्ज करने की बात कैसे हो सकती है फिर? वेरी गुड उस्मान, जरूर, वेरी गुड यार, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आंसर जबरदस्त दे रहे हैं आप। राइट टू डिस्पोज ऑफ तो है राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है ना, आप सप्लाई की डेफिनेशन में कहाँ ले जाएंगे इसे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन as under on 10th February 2016, SA purchased liquid nitrogen worth rupees 300,000 from Mughal Chemicals, a registered supplier on credit. On 15th August 2016, SA paid the outstanding amount to MC by way of a cross check drawn on SA's bank account। जी क्या करें? ये क्या हो जाएगा? ये इनपुट टैक्स रिवर्स हो जाएगा। उसका रीजन क्या होगा इनपुट टैक्स रिवर्स होने का? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि 180 डेज का टाइम लैप्स हो गया है। In April 2016, SA inadvertently charged sales tax of 58,000 instead of 85,000 on supply of chemicals to one of its registered customers. So far, SA had not obtained permission from the Commissioner of Inland Revenue for the revision of return। हमने कहा भाई ये क्या है? ये आपने शॉर्ट सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया है सप्लाई के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? कोई मसला नहीं। हमने कहा आप क्या कर दें, 85,000 माइनस 58,000, ठीक है, ये आ जाएगा जो भी आपके पास आता है। और फिर लास्ट पॉइंट, in July 2016, SA claimed input of 80,000 on purchase of hydrochloric acid from JB Traders। The supplier has not yet deposited the amount of sales tax collected from SA in government treasury। Again, हमने कहा कि भाई अगर टैक्स डिपॉजिट नहीं होगा तो आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। टैक्स नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है, कितना है? 80,000 का, तो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद कह रहा है इन जुलाई 2016, ये एक्सेस की बात कर रहा है, इसको बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब जल्दी से जरा मुझे अमाउंट्स बताते जाएं कि कितना आपके पास जो है वो अमाउंट आ रहा है। ठीक है, इसका आ रहा है 158,
100, ठीक है, फिर 86,700। नाइट्रोजन के अंदर पेमेंट 180 डेज का टाइम लैप्स हो गया भाई, इसलिए इनपुट टैक्स रिवर्स हो रहा है। 8240, 183,000, 42, टोटल कितना आ रहा है? 419,540, यही आ रहा है सबका। भाई वायर्स इनएडमिसिबल उस वक्त होता है जब बिल्डिंग के लिए यूज हो, यहाँ तो मशीनरी के लिए यूज हुआ हुआ है। यूटिलिटीज कैश में भी हो तो भी अलाउड होती है, इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, एनीवेज चले भैया, हम हमें बहुत दूर जाना है, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कितनी कितनी अमाउंट आ रही है। 425, 148, 750, 106, 250। यही आ रहा है सबका। चले, अच्छा आप अपोर्शनमेंट का बताएं, जल्दी जल्दी बताएं कि कितनी आपके पास सप्लाईज कौन सी कितनी है। टैक्सेबल, जीरो रेटेड, टैक्सेबल कितनी है, जीरो रेटेड कितनी है, एग्जाम्प्ट कितनी है, जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, अपोर्शनमेंट की जरूरत ही नहीं है, अच्छा क्यों भाई? जी जी जी, क्या अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे क्या हम यहाँ पे? अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं है, उसका रीजन क्या है कि सारी ही टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो जब सब एक जैसी हो तो फिर उसमें अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं होती है ना।
ठीक है, एनीवेज आ जाए वापस इधर आ जाए। आउटपुट टैक्स फ्रॉम वर्किंग नंबर 2 कितना है आपके पास? 877, 877, 850। ठीक है, अब इसमें से आप लेस कर देंगे। क्या लेस कर दें आप? ठीक है, इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स लोअर ऑफ एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। 90% ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है? 790,065। ठीक है, और आपके पास एक्चुअल इनपुट है कितना? 419,540 प्लस। In July 2016, the excess of input tax over output tax amounted to rupees 20,000, whereas the excess and unadjusted input tax in excess of 90% of the output tax amounted to rupees 10,000। यानी इन टोटल कितना आपके पास एक्सेस आ रहा है? 30,000 का आपके पास एक्सेस है। ठीक है, तो हमने कहा भाई 30,000 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा टोटल 449,540। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर, तो मैंने कहा भाई लोअर मेरे पास ये आ गया, तो 449,540। डिफरेंशियल कितना है? डिफरेंशियल है आपके पास 428,310। अच्छा, अब इसमें से क्या माइनस कर दें? अब इसमें से लेस कर दें इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, वो तो है ही नहीं, तो हमने कहा इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से ये आ गया 428,310। अच्छा, क्या आपके पास इसके बाद कोई फर्दर टैक्स है? ऐड कर दें फर्दर टैक्स। ठीक है, तो आपने दो सप्लाईज की हैं। एक आपने थर्ड शेड्यूल आइटम की थी, ये शैम्पू की। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो थर्ड शेड्यूल आइटम की जो आपने सप्लाई की, उस केस के अंदर तो आपका फर्दर टैक्स नहीं आता। ठीक है, फर्दर टैक्स आता ही नहीं उस केस के अंदर। अच्छा भाई, और आपने जो अनरजिस्टर्ड सप्लाईज की हैं वो कितनी है? वो है आपकी 875। तो इसके ऊपर आप 875,000 इंटू 3% कितना आ रहा है अनरजिस्टर्ड? ये आ रहा है 26,250। तो इन टोटल आपके पास कितना आ गया? 454,560। तो आपके पास ये अमाउंट आ गया सेल्स टैक्स पेबल का। क्या इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है कुछ? हमने कहा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्लेम किया आपने। क्या सेल्स टैक्स रिफंडेबल है? हमने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो रेटेड सप्लाईज भी नहीं है। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। लेकिन ये सारे बेंचमार्क क्वेश्चंस थे कि जो हमने किए। जल्दी से जरा इसकी पिक्चर ले लें तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। फिर एलोकेशन क्यों नहीं हुई? और एलोकेशन इसलिए नहीं हुई, एलोकेशन कब होती है सैयद मोहम्मद बिन गौहर, मुझे बताएं एलोकेशन होती कब है? कि जब आपके पास टैक्सेबल जीरो रेटेड एग्जाम सप्लाईज हो। जब आपके पास सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हो तो एलोकेशन की क्या जरूरत है? फिर तो स्पेसिफिकली आपने यहाँ पे बता दिया ना कि भाई इसके इससे पर्टेन करता है। तो सारी की सारी सप्लाई टैक्सेबल है, यहाँ तो कोई ना एग्जाम है ना जीरो रेटेड है।
जी जी जी, देखें जो भी आप दानियाल कह रहे हैं कि अगर कोई चीज डिसअलाउड है तो क्या वो भी शो करेंगे? बिल्कुल शो करेंगे। कमर्शियल इंपोर्टर हो गया? क्या मतलब भाई? शर्जील क्या कह रहे हैं? हाँ हसन अनवर, देखें अगर कोई चीज, ये कैरी फॉरवर्ड हम कोई पांचवा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले चार क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं जिसमें हमने कैरी फॉरवर्ड डिस्कस किया था। अगर आपके पास लास्ट मंथ का कोई कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो इस दफा के एक्चुअल इनपुट टैक्स के अंदर जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऐड कर देते हैं आप इसे। चले जी आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ हमने सेल्स टैक्स की जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, वो एंड कर दी। ठीक है, पांच क्वेश्चन बेंचमार्क क्वेश्चन है। अगर आप इनको दो तीन दफा कर लेंगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपको देख के नहीं, बगैर देखे, ठीक है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी सेल्स टैक्स का क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ ऐसा जरूर होता है कि एक आध एडजस्टमेंट आपको मुश्किल लगे, लेकिन एक आध एडजस्टमेंट के मार्क जो है वो डिडक्ट होंगे। ये कभी भी नहीं होता कि पूरा आपका आंसर गलत हो जाए एक एडजस्टमेंट की वजह से। ठीक है, एनीवेज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एओपी के ऊपर। क्विकली, आपके पास जो है वो कितने टाइम है आपके पास? 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट्स हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे जो है वो कोशिश करें अटेम्प्ट करने की, और फिर इसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जल्दी से 10 मिनट्स आपके पास हैं, जल्दी से आप इसे एओपी का क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करें और फिर हम इस पे बात करते हैं। चलें जी, अब सुनते जाएंगे सब, सब मेरे साथ रहेंगे। देखें इसको स्टार्ट करते हैं। तलहा, नुमान एंड अफनान आर द मेंबर्स ऑफ एन एओपी and share profit and loss in the ratio of 2 to 1. The principal activity of the EOP is trading and trading of rice and wheat. Following are the details of the annual income and loss of the EOP and its members. ठीक है, करना क्या है? Assuming that the above data pertain to tax year 2016, compute the taxable income and tax liability of the EOP and each of its members. ठीक है, तो जरा हम इसको यहाँ पे तलहा, नुमान एंड अफनान, ठीक है, यूपी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। ठीक है, रूल्स हम लेटेस्ट टैक्स ईयर के अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2016 रुपीस। अच्छा देखें अब क्या कह रहा है। The AOP suffered loss before tax amounting to rupees 700,000. The loss has been arrived at after adjusting rental income earned by the AOP, the details of which are as follows. रेंटल इनकम 2.5 मिलियन है, जिसमें से एक्सपेंसेस आपने ये क्लेम किए, तो आपकी नेट रेंटल इनकम कितनी हो गई? इतनी हो गई ना? ठीक है, क्या करें इस केस में आप? देखें वो क्या कह रहा है, फिर समझे, फिर समझे। कह रहा है कि देखें अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव के अंदर, चाहे वो रेंटल इनकम हो चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ता? इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो है वो दोनों चीजें एक साथ आप मिला के कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ क्या करना होगा? हमने कहा भाई यहाँ पे आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड अलग है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड अलग है। तो जब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड की बात करता हूँ तो मैंने कहा भाई मेरे पास ग्रॉस रेंट है कितना? ग्रॉस रेंट मेरे पास जो है वो कितना है? 2.5 मिलियन का है। ठीक है, या चलें इसको साइड पे कर लेते हैं। कितना ग्रॉस रेंट है? मेरे पास ग्रॉस रेंट है
5 मिलियन का। अच्छा, अब इसमें से क्या लेस होगा? हमने कहा आप इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस। ठीक है, आपको याद है ना ये इसमें रूल क्या था, कि अगर आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो आप किस रेट पे टैक्स देंगे? ठीक है, आप जो है वो नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स दे रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते तो आप रिड्यूस रेट पे दें। तो मैंने कहा मैं डिडक्शंस क्लेम कर लेता हूँ। तो जब मैं डिडक्शंस क्लेम करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले कौन सी डिडक्शन आती है? हमने कहा भाई रिपेयर अलाउंस आता है। वो कैसे क्लेम करते हैं आप? A × 1/5। मेरे लिए ए क्या था? मेरे लिए ए ये है। तो कितना आ रहा है? ठीक है, ये आ गया आपके पास 5 लाख। नंबर 2, हमने कहा भाई प्रॉपर्टी टैक्स क्या माइनस होगा? बिल्कुल माइनस होगा। कितना है? 140। नंबर 3, डेप्रिसिएशन क्या माइनस होगा? नहीं, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो नहीं मिलती। तो हमने कहा फिर एज ए रिजल्ट क्या हुआ आपके पास? यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 1860000 का। ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। मेरे साथ है? ठीक है, अब क्या करें? अब जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर बात करें। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए उसने क्या बात कही? उसने कहा भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग लॉस आ रहा है। अच्छा भाई, कितना लॉस आ रहा है? उसने कहा 7 लाख का लॉस आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये लॉस बना कैसे? लिखा ना है, द अकाउंटिंग द एओपी सफर्ड लॉस बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू ₹700,000। द लॉस हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम ऑफ। ठीक है, ये आपने इसमें से एडजस्ट किया है, यानी आपने इन शॉर्ट किया क्या होगा? ठीक है, बड़ी गौर से सुनना है। हमने कहा भाई आपने क्या किया होगा इसके अंदर? आपने, मैं फॉर एग्जांपल एक अमाउंट थी जिसके अंदर आपने 2201,500 जब ऐड किया तो आपके पास लॉस आ गया कितने का? 7 लाख रुपए का। यही कह रहे हैं ना कि भाई 7 लाख ये, और इसमें से आपने ये ऐड कर दिया, यानी एक अमाउंट थी जिसमें आपने ये ऐड किया तो आपके पास लॉस कितना आ गया? 7 लाख का। तो अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा? -700 -2201,500। तो ये एक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, -2901,500। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है? मुझे 7 लाख में से ये 2201,500 माइनस करना है। ऐसा ही है, मैं इसमें से क्या कर दूं? लेस कर दूं नेट रेंटल इनकम। कितनी है वो? 2201,500। साथ है सब? क्यों ऐसा किया? क्योंकि रेंटल इनकम मैंने ऊपर अलग से ले लिया है, तो रेंटल इनकम का इफेक्ट यहाँ से खत्म करना है मुझे, तो इसलिए मैंने इसका इफेक्ट खत्म कैसे किया? इस 7 लाख के लॉस में से ये -2201,500 कर दिया मैंने इसको। सब साथ हैं? अच्छा जी, अब क्या करें? अब हमने कहा भाई एओपी के अंदर रूल ये है कि ना आपको सैलरी मिलेगी, ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पार्टनर हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है। द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स पे टू द मेंबर्स ऑफ द यूपी: सैलरी और इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या कर दें? ये माइनस हुआ हुआ है, मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसे ऐड कर दूं। ठीक है, सैलरी किसकी किसकी है? तलहा और आपके पास नुमान की। इंटरेस्ट किस किस का है? तलहा, नुमान और अफनान का। तो ये जब मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट ऐड करूँ? 1.8 मिलियन, फिर 1.7 मिलियन, फिर 200,000, फिर 250,000, फिर 500,000। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ आपके पास? एज ए रिजल्ट आपके पास ये नेट अमाउंट कितना आ रहा है भाई?
1,548,500 ऐसा ही है ना। इन सबको जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास नेट कितना आ रहा है? 1,548,500 यही आ रहा है सबका। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एड्स ये वो सब करने के बाद अब मैं डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम पे आ गया। मुझे बताया मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। थ्री फोर जीरो एट फाइव हंड्रेड अच्छा, अब सवाल रुके। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं एक और वर्किंग करता हूँ, वर्किंग नंबर 1। ठीक है, थ्री, अच्छा, इसके दो ऑप्शन है ना। ऑप्शन वन ये है कि मैं क्या करूँ, नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो यूज करूँ। ठीक है, तो 3,408,500 पे अगर आप लाइबिलिटी कंप्यूट करें तो कितनी लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है, या नॉर्मल रेट कह लें या जनरल टैक्स रेट कह लें, कितनी लाइबिलिटी आ रही है। नॉन सैलरीड वाले रेट्स अप्लाई करें, कितनी लाइबिलिटी आ रही है। ये आ रही है, इतनी आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। 472125। ठीक है, ये आ गई। अच्छा भाई सुने, ये ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 ये है कि मैं क्या करूं, मैं जो है वो जनरल रेट्स अप्लाई करूं बिजनेस के ऊपर 1,458,500 पे, और मैं रिड्यूस रेट जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के जो रेट्स हैं वो मैं अप्लाई करूं 1,860,000 पे। तो जरा मुझे बताएं, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो मेरे पास लाइबिलिटी कितनी बनती है, जरा चेक करते हैं हम। जनरल रेट्स अप्लाई करें नॉन सैलरीड वाले 1,548 पे, कितनी आ रही है। ओ सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट। ठीक है, ये 2.5 पे लेंगे। ठीक है, बताएं, जल्दी बताएं। 122,275। और ये इस पे सेपरेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रिड्यूस रेट्स लगाएं 2.5 पे। यही आ रही है, 310 आ रही है। दोनों को सम करें, कितना आ रहा है। 432 यही आ रही है सबकी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल तो ये है। ठीक है, मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे रिड्यूस रेट्स पे टैक्स दूं और बाकी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे, मैं जो है वो इसकी डिडक्शंस क्लेम ना करूं। मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, मैं इसकी डिडक्शंस क्लेम ना करूं। जब मैं डिडक्शंस क्लेम नहीं करूंगा तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 मिलियन। ठीक है, अच्छा, जब ये 2.5 मिलियन होगा तो फिर जाहिर है ये भी चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,048,500। ठीक है, ये टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब क्या करूं, अब इसमें से मैं लेस कर दूं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का कितना अमाउंट है, 2.5 मिलियन का। ठीक है, अच्छा, इस 2.5 मिलियन में से, ठीक है, हम क्या, हमने कहा भाई ये जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना अमाउंट बचेगा, 1,548,500। सही है। और जब इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी कर ली, ठीक है, वर्किंग नंबर 2 के अंदर, ठीक है, या वर्किंग नंबर 1 के ऑप्शन 2 के अंदर,
तो इसके हिसाब से लाइबिलिटी कितनी बन रही है, 432,275। ठीक है, ये बन रही है। सब साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे लिए ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है। ठीक है, अब डिविजिबल अगर इनकम मैं निकालना चाहूं, डिविजिबल इनकम का क्या मतलब है, अब पार्टनरशिप अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितनी अमाउंट बनती है, 3616,225। ठीक है, ये मेरे पास बन रही है। ठीक है, अब नॉर्मल अकाउंटिंग जो आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा होगा उसमें आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस तरह से क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, आप टैक्सेबल इनकम में से जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से टैक्स माइनस करते हैं और पार्टनरशिप अकाउंट्स में विद इन पार्टनर्स डिवाइड कर देते हैं। यही काम करते हैं ना भाई पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आप। ठीक है, तो यहां से आपका पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग का जो रूल था वो स्टार्ट हो गया। उसने कहा भाई देखें, यहाँ जब आपने टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी तो यहाँ इनकम टैक्स खत्म हो गया। अब यहाँ से पार्टनरशिप वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई अब आपने क्या किया, आपने देखा टोटल इनकम कितनी थी, 4,048,500। अच्छा भाई टोटल टैक्स कितना था, इतना था, यानी दोनों का जो डिफरेंस है ये डिवाइड होगा बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा डिवाइड होगा तो करके देख लेते हैं कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा कैसे डिवाइड करें, हमने कहा कि भाई यहाँ पे आप सबसे पहले नुमान, अफनान और सॉरी तला भी था ना, तला। ठीक है, ये तीन लोग हैं। अच्छा भाई टोटल कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। हमने कहा पहले तो ये देखें कि इनके अंदर और क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो मैंने कहा भाई सैलरी हुई है और इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा सैलरी कितनी कितनी हुई है, हमने कहा भाई सैलरी हुई है 1.8 मिलियन और 1.7 मिलियन। इसको कुछ भी नहीं हुआ, टोटल कितना हो गया, 35, 333.5 मिलियन। अच्छा इंटरेस्ट कितना हुआ है, 2 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 950,000 टोटल आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर हम वैसे देखें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट जो डिवाइड होना चाहिए वो कितना है। ठीक है, वो डिवाइड होना चाहिए वो कितना है, वो है आपके पास 3616225। ऐसा ही है ना भाई, 3616225 किस रेशो में डिवाइड होना चाहिए, 2:1 के रेशो में। लेकिन मसला ये है कि इनको तो सैलरी भी दी गई है, इनको इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो अच्छा, अब इन दोनों का सम कितना है, 4,450,000। ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इतना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इन दोनों को, जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -831,775। ठीक है, यानी जो बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट होगी 2:1 के रेशो के अंदर वो कितनी है, 831,775। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल डिविजिबल इनकम है इतनी, टोटल इनकम ही इतनी है, लेकिन ऑलरेडी मिल कितना चुका है, ये मिल चुका है। तो अब बाकी बचा क्या, लॉस बचा। जब लॉस बचा तो ये लॉस जो है वो इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के अंदर डिवाइड होगा। तो कितना 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 शेयर आ रहा है, 333,510, 333,510 और 166,755। ठीक है, जब आपने 2:1 के रेशो में डिवाइड किया। अच्छा भाई नेट आपके पास, देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आजम खान फरिश्ता साहब, देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा, ये नॉर्मल रेगुलर क्लास नहीं चल रही। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, वो भी ऑप्शनल बेसिस के ऊपर। तो मैं स्पीड अपनी ऐसी ही रखूंगा क्योंकि मुझे जो है वो प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, अगर आपने रेगुलर क्लासेस के अंदर सुनना है तो वो आप अलग से जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से सुन सकते हैं। ठीक है, एनीवेज जल्दी से जरा आप मुझे बताएं कि नेट नेट कितना अमाउंट है, डिफरेंस बताएं मुझे।
166,490, ठीक है, और फिर इसका है 1616490 333,245। अच्छा, ये सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? आजम फरिश्ता साहब, आपको क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जल्दी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्तियाज साहब की जो आपकी नेक्स्ट क्लास शायद है वो इसी इसी पोर्टल के ऊपर है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी खत्म नहीं किया हमने। ठीक है, अभी हमने एंड नहीं किया, अभी हमने एंड नहीं किया, अभी चल रहा है ये क्वेश्चन, तो अभी बहुत दूर जाना है हमें। ठीक है, तो हमने कहा भाई आपने ये तो कर लिया, यहाँ तक सब साथ हैं, कोई इशू तो नहीं है किसी को? अच्छा, मैं फिर समझाता हूँ भाई। आजम खान फरिश्ता कह रहे हैं ये समझ नहीं आया कि अपोर्शन हुआ कैसे। देखें, डिविजिबल इनकम, ये तो फिर आपको चाहिए कि अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप है ना उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये टैक्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये टैक्स के कोई प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिवीजन के अंदर कोई अप्लाई नहीं हो रहे, ये तो नॉर्मल आपकी जो अकाउंटिंग थी वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, 3616225 आपका डिविजिबल इनकम आ गया। हमने कहा भाई ये टोटल डिवाइड होना चाहिए। ऑलरेडी मिल कितना चुका है इनको? 3.5 मिलियन और 950 मिल चुका है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो आपने जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास? इंडिविजुअल केसेस के अंदर ये सारा जो है आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स के मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई रूल्स नहीं है, ये इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ कि इस तरह से करना है, ये आपके नॉर्मल पार्टनरशिप अकाउंट्स के रूल्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब जो है वो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तलहा अर्न रुपीज 1 अच्छा देखें, अगर एंड हो गया तो फिर अगर लेट से सेशन एंड हो जाता है तो फिर इसको मैं यहीं से ही नेक्स्ट क्लास में जहां से अगर सेशन एंड हुआ तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। तलहा अर्न रुपीज 1.4 मिलियन फ्रॉम अनदर बिजनेस ऑफ विच ही इज सोल प्रोप्राइटर। नहीं यार, लेटेस्ट टाइम टेबल के अंदर जो है वो 12 नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट टाइम टेबल के अंदर 11 बजे तक है। 9 से 11, 11 से 1 आपका जो है वो प्रोफेसर इम्तियाज की क्लास है, और फिर 1 से ऑनवर्ड्स आकाश की है। एनीवेज, ठीक है। अच्छा, तलहा अर्न रुपीज 1.4 मिलियन फ्रॉम अनदर बिजनेस ऑफ विच ही इज सोल प्रोप्राइटर। क्या करें इस केस के अंदर? बिल्कुल अलग से होगी। देखें, अब आपने एओपी की कंप्यूटेशन तो वैसे ही कर ली थी ना, एओपी कंप्यूटेशन तो हो गई जब आपने 432,275 टैक्स निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं हम इंडिविजुअल्स की कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई तलहा की कर लेते हैं। ठीक है, तलहा की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? हमने कहा भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1.4 मिलियन, और शेयर ऑफ एओपी कितना है? ये है आपके पास 1,666,490। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट टोटल कितना हो गया? टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेस कितना हो गया? 3,066,490।
ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ एओपी के ऊपर तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, ऐसे ही है ना भाई? ये जो अमाउंट है 1,666,490, इस पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, लेकिन ये इंक्लूड क्यों कर रहे हो? सिर्फ रेट पर्पजेस के लिए। ठीक है, एग्जाम शेयर ऑफ एओपी सिर्फ इंक्लूड हो रहा है रेट पर्पजेस के लिए। अच्छा, अब जब मैं टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा नॉन सैलरीड रेट्स अप्लाई करके, ठीक है, तो मेरे पास कितनी लाइबिलिटी आ रही है? मुझे जो टेबल सिलेक्शन के लिए क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि ये इनकम कौन सी है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो मैंने कहा रेट कौन से अप्लाई होंगे? नॉन सैलरीड के। तो अब आप इस इनकम के ऊपर जरा जब रेट्स अप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 386,623। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो लाइबिलिटी है ये टोटल के ऊपर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अच्छा, स्प्लिट कैसे करूं? हमने कहा स्प्लिट ऐसे करें, 386,623 इंटू 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 306,6490, तो टोटल कितना बनता है? 176,512। यानी तलहा की लाइबिलिटी आ कितनी गई? तलहा की लाइबिलिटी कितनी आ गई? हमने कहा भाई तलहा की लाइबिलिटी ये आ गई। ठीक है, सब मेरे साथ है यहाँ तक? चलें। चलें, अब यहाँ पे हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, नुमान अफनान को आप खुद देखेंगे, लेकिन तलहा के अंदर मैं कुछ केसेस ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, तलहा के अंदर कुछ केसेस ऐड ऑन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलें, यहाँ एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।